गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। केडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की पहली क्लास रहेगी आपकी हिंदी की। और आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्णमाला। जितने भी कंपटीशन क्लासेज होते हैं वहाँ पर लगभग वर्णमाला ही सबसे पहले उठाया जाता है, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें वर्णमाला आपका सम्मिलित रहता है और यहाँ से हर पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं वर्णमाला टॉपिक की। तो बेटा वर्णमाला अगर बात करें शब्द की, तो वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है आपका, वर्ण और माला से। जैसे हम एक फूल को माला की संज्ञा नहीं दे सकते, एक मोती को माला की संज्ञा नहीं दे सकते, ऐसे ही किसी भी वर्ड को अव्यवस्थित तरीके से हम वर्णमाला नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही हम फूलों या मोतियों को एक धागे के साथ पिरो देते हैं तो वो माला बन जाती है। उसी प्रकार से वर्णों का एक निश्चित क्रम यानी व्यवस्थित समूह जो हो जाता है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि वर्णमाला से जो प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वो प्रश्न होता है आपका वर्णों का समुदाय। एक तो आपकी परिभाषा ये बनती है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको प्राप्त होता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह। और वर्णमाला में अध्ययन करते हैं बेटा वर्णों के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ण शब्द है आपका वो कहाँ से आया है और किस भाषा से आपका लिया गया है, ठीक है ना। तो आपको इतना ज्ञातव्य होना चाहिए कि हिंदी में जितने भी वर्ण लिए गए हैं आपके, जितने भी शब्द लिए गए हैं आपके, वो किस भाषा से आए, आपके लगभग संस्कृत भाषा से आए सारे के सारे। तो अगर बात करें वर्ण की, तो वर्ण जो शब्द है आपका, इसका जो निर्माण है, वर्ण शब्द का निर्माण ये हुआ है आपका संस्कृत भाषा के विरी धातु शब्द से। कौन सी भाषा है बेटा आपकी, संस्कृत भाषा। और शब्द कौन सा है आपका, विरी धातु शब्द। और विरी धातु शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ण या धारण करना, वर्ण या धारण करना। नेक्स्ट बेटा अगर बात करें वर्ण की, तो वर्ण के बारे में सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा परिभाषा से। और वर्ण की अगर परिभाषा की बात करें तो सबसे पहली जो परिभाषा बनती है, भाषा की मौखिक इकाई की बात करें तो भाषा की मौखिक इकाई होती है आपकी ध्वनि। यदि किसी भी भाषा की शुरुआत होती है तो वो होती है आपकी ध्वनि से, इतना याद रखना है आपको बेटा। लेकिन जैसे ही हम ध्वनि को लिख दें, ध्वनि को लिखते ही ध्वनि बदल जाती है आपकी वर्ण में। तो पहला जो पॉइंट उठता है वो है ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है बेटा, वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी ध्वनि है, जबकि लिखित इकाई की बात करें तो वर्ण है। अब वर्ण की बात करें तो बेटा ऐसी इकाई, ऐसी इकाई जो अखंडित हो, अखंडित यानी जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े ना हो सकें, वर्ण कहलाती है। यानी वर्ण को आप और अधिक नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वर्ण जब आप पढ़ते हैं वर्णमाला, अब आपने देखा होगा बेटा स्वरों के नीचे तो हलंत नहीं पाया जाता, लेकिन जितने भी व्यंजन होते हैं उनके नीचे हलंत पाया जाता है। हलंत का मतलब क्या होता है, वो अधूरा होता है। और आधे से ज्यादा आप किसी वर्ड को नहीं लिख सकते, यानी हम वर्णों को तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ से आपको शब्द याद रखना है बेटा, अखंडित इकाई। अखंडित इकाई के अलावा बात करें तो ये भाषा की कैसी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, वर्ण है। चाहे तो आपसे पूछ ले भाषा की छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्योंकि ध्वनियाँ बोली जाती हैं मुख से, और मुख से बोली जाने वाली ध्वनि को जैसे हम लिख देंगे वो क्या बन जाएगी, आपकी वर्ण बन जाएगी। तो वर्ण जो है भाषा की प्रारंभिक शुरुआत जो होती है वो वर्ण से होती है लिखित इकाई के रूप में, ठीक है ना। अब बात करें बेटा हिंदी वर्णमाला में,
हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? एक प्रश्न तो आपका यहाँ से आता है कि वर्णों की मूल संख्या कितनी है, और जो दूसरा प्रश्न आपका आता है वो प्रश्न बनता है बेटा कुल संख्या। ये दो प्रश्न आपके बनते हैं वर्णों की संख्या से। तो बात करें बेटा वर्णों की अगर संख्या की, तो आपकी वर्णों की जो मूल संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में वो होती है आपकी 44, लेकिन कुल संख्या जो होगी वो होगी आपकी 52। एक प्रश्न आपका ये पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, तो उत्तर आपका 44 है। बाकी जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्ण लिपियां कितनी है, और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है बेटा लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या अगर कभी पूछ ले, तो लेखन में हम बचपन से आ से ज्ञानी तक काम लेते हैं, वो कितने होते हैं आपके 52 होते हैं। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे एक मूल वर्णों की संख्या को छोड़कर जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं सबका उत्तर कितना होता है? 52 होता है, जबकि मूल वर्ण कितने होंगे आपके? 44। और आपको ज्ञातव्य है इन 44 वर्णों को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन, जिनमें से 11 आपके स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? व्यंजन। अब समस्या ये आती है बेटा 44 से हम 52 पे पहुंचे, तो यहाँ जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 8 का। तो ये 8 वर्ण और हमें पढ़ने होते हैं स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त, तो वो 8 वर्ण कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ आप बात करें कुल वर्णों की, कुल वर्ण हैं आपके 52। अब कुल वर्णों में से हमने मूल वर्णों की बात की, मूल वर्ण है आपके 44। अब बचते हैं आपके 8 वर्ण, तो 8 में अगर बात करें बेटा दो होते हैं आपके अयोगवा वर्ण, अयोगवा होते हैं दो, और ये होते हैं आपके अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद बात करें बेटा दो होते हैं आपके उच्छिप्त, जिन्हें हम ताड़न जात के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है आपकी? दो होती है, और ये होते हैं आपके डा और ढा, जितना आप लिखते हैं टा वर्ग में। लेकिन इतना ध्यान रखें कि इनके नीचे एक चिन्ह पाया जाता है जिस चिन्ह को हम बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। इस चिन्ह को नुक्ता चिन्ह बोला जाता है, और नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा वर्ण के नीचे होता है। वर्ण के नीचे यानी हम कह सकते हैं वर्ण के तल में होता है, तो इसे बोल देते हैं हम तल बिंदु। यदि ये नुक्ता चिन्ह ना मिले आपको, तो आपका होता है बेटा टा वर्ग में टा, ठा, डा और ढा, वो होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। जबकि यहाँ पे नुक्ता चिन्ह अगर मिल जाए तो वो होगा आपका उच्छिप्त ध्वनि का उदाहरण। जैसे आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से उच्छिप्त ध्वनि वाला शब्द है, तो आपको जैसे चार शब्द दे दिए जाए मंडूक, डमरू, ढोल और सड़क, तो चारों शब्दों में ये देखना है डा और डा के नीचे नुक्ता चिन्ह कहाँ पे मिल रहा है, जहां मिल जाए वो होगा आपका उच्छिप्त ध्वनि वाला शब्द। अब दो और दो ये आपके बेटा चार अलग से हो गए, चार और 44 कितने हो गए? 48 बचते हैं आपके चार, तो वो चार होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, और इनकी संख्या चार है। चार में कौन कौन से आते हैं बेटा? छ, त्र, ग और श्र। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि छह वर्ण का निर्माण किन वर्णों से मिलकर हुआ है, या ग वर्ण का निर्माण किन वर्णों से मिलकर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा छ का निर्माण होता है का और मूर्धन्य सा से, त्र का होता है ता और रा से, ग का होता है जा और या से, और श्रेय का होता है सा और रा से। ये हो गए आपके 8 जो अलग से वर्ण आपको पढ़ने होते हैं 44 के अलावा। अब बात करें इन मूल वर्णों की 44 की, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं आपके। तो ये मूल वर्ण है बेटा आपके, इनको दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो स्वर और एक है आपके व्यंजन।
एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वरों की संख्या है आपकी 11 और व्यंजन की संख्या है 33। तो इनके बारे में अब विस्तार से बात करें। मूल वर्ण 44 हैं आपके हिंदी वर्णमाला में। जिनमें से स्वरों की संख्या है आपकी 11 और व्यंजन की संख्या है 33। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ण के भेद कितने हैं, तो वर्ण के भेद आपके हमेशा दो ही उत्तर रहेगा, एक तो स्वर और एक व्यंजन। अगर अब बात करें स्वरों की, तो स्वर बेटा आपके दो भागों में बांटे गए मुख्यतः। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और छोटे को बोलते हैं लघु। तो यहाँ ह्रस्व का मतलब हम कह सकते हैं लघु स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर का मतलब है जिन पर एक मात्रा हो, और मात्रा का अर्थ आपको पता होना चाहिए। मात्रा का अर्थ होता है उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय। तो हम कह सकते हैं यहाँ एक मात्रा है तो यहाँ समय कम लगेगा। तो यहीं से परिभाषा बनती है आपकी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो संख्या होती है 4। और 4 कौन कौन से होते हैं बेटा? आ, ए, ओ और री। अब 11 में से 4 आपके ह्रस्व स्वर कम कर दिए तो कितने बचे? 7। 7 होंगे आपके दीर्घ स्वर, और दीर्घ जो बड़ा होता है वो गुरु होता है, और जो गुरु है तो उस पर मात्राएं भी ज्यादा होंगी बड़ा होने के कारण। तो यहाँ इन्हें बोल देते हैं हम द्विमात्रिक स्वर, और इनकी संख्या होती है 7। 7 में अगर बात करें तो इनको भी हम दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं। आ, ई, उ। ए, आई, ओ, औ। आ से औ तक 11 स्वर होते हैं, जिनमें से 4 हमने ह्रस्व में ले लिए, तो 7 बचते हैं आपके दीर्घ में। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि जो ये ऊपर वाले तीनों हैं आपके आ, ई और ओ, ये समान स्वरों के मेल से बनते हैं। समान स्वरों के मेल से बनते हैं, फिर ये कहलाते बेटा आपके सजातीय स्वर। और ये मूल स्वरों का ही दीर्घ रूप है, तो इन्हें मूल दीर्घ स्वर भी कह देते हैं हम, मूल दीर्घ स्वर। जब की बात करें ये अलग अलग से बनते हैं आपके, तो इन्हें बोल देते हैं हम विजातीय। और अलग अलग स्वर से मिलकर बन रहे हैं तो इन्हें बोल देते हैं हम संयुक्त स्वर। तो इनकी संख्या होती है आपकी 4 और सजातीय स्वरों की संख्या होती है 3। अब नेक्स्ट अगर बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजनों को बांटा गया 3 भागों में। एक तो होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी का एक नाम होता है उदित व्यंजन, और इसी का नाम होता है वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्गों में पाए जाते हैं। हिंदी में 5 वर्ग होते हैं आपके कचट तप का, च, टा, ता और प। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण पाए जाते हैं, तो 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे आपके? 25। तो बात करें स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अगर पूछ ले तो कितनी होगी? 25। और कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? का से लेकर माँ तक। याद अगर रखना है हमें एक ही लाइन से, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। छूना छूना, पर कम से कम 25 बार छूना। तो यहां बात करें छूना, छूने का मतलब वो बेटा स्पर्शी। कितनी बार छूना? 25 बार छूना, तो 25 हो गई संख्या। और कहां से कहां तक? तो का से लेकर माँ तक। ये इस तरह से याद रख लेंगे आप। दूसरा होता है बेटा आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ की संख्या होती है आपकी 4। तो कैसे याद रखेंगे? अंत का मतलब होता है अंदर, तो परिभाषा यहीं से याद रखेंगे आपके। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से अंदर की ओर प्रवेश करती है उन्हें क्या कहते हैं हम? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ, अंत से अंदर, तो अंदर कौन बात करते हैं? यार बात करते हैं बेटा। कौन बात करते हैं? यार बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लव की बात करते हैं। तो इतना याद रख लें, अंदर बात कौन करेंगे? यार करेंगे। किसकी बात करेंगे? लव की बात करेंगे। तो यार, ला और वाह। अब यहां से आपको बात करें तो नाम पूछे जाते हैं, जैसे या और वाह को क्या कहा जाता है?
तो या और वा को कहा जाता है बेटा अर्ध स्वर। रा को क्या कहा जाता है? तो रा को कहा जाता है प्रकम्पित या लुंठित। और ला की बात करें तो ला को कहा जाता है पार्श्विक। कारण अर्धस्वर क्यों कहा जाता है या और वा को? ये कभी कभी स्वर तथा कभी कभी व्यंजन की तरह उच्चारित होते हैं। जैसे दवाई में कोई ई लगा देता है, कोई या पर बड़ी की मात्रा लगा देता है। रा में प्रकम्पित या लुंठित कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है बेटा? कि जब रा को उच्चारित करते हैं तो जीभ का अग्रभाग थोड़ा सा मुड़ जाता है। और ला को पार्श्विक बोला जाता है क्योंकि जीभ के अगल बगल वाला भाग है वो उच्चारण करते समय ऊपर की तरफ उठता है। लास्ट जो बचते हैं आपके वो बचते हैं बेटा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा से ऊष्मा यानी गर्म वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकलती है मुख से उन्हें बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन, और इनकी संख्या होती है आपकी 4। स, स और ह। अगर बात करें बेटा उच्चारण स्थान के आधार पर नाम दिए गए इनको बोला जाता है तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। अगर बात करें हा की तो ये पूछ लिया जाता है कि हा को क्या कहा जाता है? तो हा को कहा जाता है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण क्यों कहा जाता है? भाई बात तो सभी में एक ही हो रही है कि गर्म वायु बाहर निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आप जैसे देखा होगा सर्दियों में जब सर्दी लगती है कहीं बाइक वगैरह में चलते हैं तो हाथ हमारे ठंडे पड़ जाते हैं, तो हम हाथों को मुख के सामने लेकर एक ही ध्वनि निकालते हैं हा। कारण है हम सा क्यों नहीं बोलते? यहाँ भी ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन सबसे मुख्य कारण ये होता है कि बेटा जब सा का उच्चारण करते हैं तो वायु धीमी गति से बाहर निकलती है, लेकिन सबसे अधिक तीव्र गति से वायु किसके उच्चारण बाहर निकलती है? हा के उच्चारण में। तो वायु सीधी हाथों पर जाकर टकराती है जिससे ऊष्मा का एहसास होता है। तो आपको मैंने बता दिया बेटा 4 4 8 और 25 तो आपके हो गए 33 तो आ गए व्यंजन। 7 4 11 आपके हो गए स्वर। तो 11 33 44 ये मूल वर्ड होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में। इसके अलावा 8 2 अयोगवा 2 उच्छिष्ट और 4 संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से कुल वर्ड लिपि हो जाती है आपकी 52। इसके बाद मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।